हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री बूम्स में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक जो है जनरल साइंस का रसायन विज्ञान। इसके अंदर से आपके 3 या 4 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाते हैं, चाहे आपका रीट का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपके किसी भी टाइप का जो सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी स्टेट गवर्नमेंट से जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर आने वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 100% आपके 3 या 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बैठ ही जाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले आज रसायन विज्ञान का इंट्रो आपको बताएंगे और इंट्रो बताकर इसका जो भी पार्ट्स वगैरह हैं, छोटे पार्ट्स हैं, बड़े पार्ट्स हैं, उनको हम सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा डिफाइन करेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। ओके, तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे रसायन विज्ञान की शाखाओं पर कि रसायन विज्ञान होती क्या है और रसायन विज्ञान की शाखाएँ कौन कौन सी। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो शाखाएँ हैं बेसिकली वो 3 शाखाएँ हम पढ़ा करते हैं। आपकी तीनों शाखाओं में सबसे पहली शाखा जो है वो है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन या इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसके बाद में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं, हिंदी में कार्बनिक रसायन। ओके, रसायन। और थर्ड जो है आपके पास में वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग अकार्बनिक रसायन भी कहा करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 शाखाएं हो गई आपकी किसकी, रसायन विज्ञान की, तो अकार्बनिक रसायन। अब जो हमारे पास में भौतिक रसायन है, कार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन है, इनको ये नाम क्यों दिया गया, तो इसके लिए हम देखते हैं कि प्रकृति में हम जानते हैं नेचर के अंदर परमाणु अणुओं से मिलकर के ही हमारे यौगिक बना करते हैं। केमिस्ट्री का मतलब हो गया हम उसके अंदर तक की, रसायन जो है रस प्लस आयन से बना हुआ है। यानी अगर आपको किसी भी पदार्थ का वास्तविक अगर रस प्राप्त हो गया तो वह कहलाती है आपकी रसायन। ये सामान्य है, कोई इसमें कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए कि अगर हमारे किसी भी पदार्थ में कोई भी प्रकृति का पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो, यदि आपको उसमें रस आ रहा है इसका मतलब आप उसकी रसायन को जानना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास में भौतिक जो रसायन है, भौतिक रसायन का मतलब हो गया हम किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन, भौतिक गुणों का अध्ययन अगर जिसमें करते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक रसायन। ओके, तो यहाँ हमारे पास में सबसे पहली जो चीज़ आ गई कि अगर आपको जैसे हमारे पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण का मतलब हो गया जो बाहर से हमें दिखाई दे रहे हो, जैसे उसकी आकार, आकृति, उस पर लगाया गया दाब, ये भी तो भौतिक गुण ही है। हमारे पास में जो दाब है, दाब का मतलब हो गया बल लगाना है, एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाना। ओके, दाब हो गया, आपका ताप हो गया, जैसे हम लोग अभी गर्मी में हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो हमें पदार्थों का क्या हो रहा है, ताप जो है भौतिक गुण के रूप में हमारे को नजर आ रहा है। तो यह इसका जो अध्ययन होगा वो किसमें करेंगे हम लोग, भौतिक रसायन के अंदर। ओके, तो यहाँ किसी भी पदार्थ का, चाहे वो आपका कार्बनिक पदार्थ हो चाहे वो अकार्बनिक पदार्थ हो, लेकिन हम उस पदार्थ का अगर भौतिकीय रूप से उसको देख करके, जैसे हमने कहा कि साहब हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत टेस्टी थे, तो आपने क्या देखा, उसका स्वाद देखा, उसके बाद में आपने देखा कि लड्डू कैसा था, गोल था, आकृति कैसी थी, तो आपने उसका मूल रूप से क्या किया है, भौतिक अध्ययन किया है, भौतिक रूप से आपने देखा है, तो ये आपका भौतिक रसायन के अंतर्गत आएगा। ओके, लेकिन अगर आप ये कह देते कि जो लड्डू था वो बेसन का बना हुआ था और बेसन के अंदर ये एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को अगर आपने पकड़ लिया कि ये एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग उसको कार्बनिक या अकार्बनिक रसायन के अंदर डाल देते। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास आकृति, आकार, दाब, आयतन, घनत्व, ओके, घनत्व, इसके बाद में आप क्या, द्रव्यमान, ये सब आदि जितने भी आपको भौतिक गुण दिख रहे हैं, उसका प्रकाश, सपोज आपकी चमकदार चीज़ है, चमक, तो इस चमक को भी हम लोग किस में डालेंगे, आपकी भौतिक रसायन के गुणधर्मों में डालेंगे। उसकी मोटाई, लंबाई, ओके, तो ये सब किस प्रकार के हैं, ये कहलाते हैं आपके भौतिक रसायन के गुणधर्म, मतलब इन्हें हम लोग भौतिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आपका एक पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, देखो कि यहाँ आकार क्या है, एक प्रकार से, यहाँ आयतन किस प्रकार की राशि है, कि ये भौतिक राशि है, घनत्व क्या है, आपकी भौतिक राशि है, इसे हम लोग रासायनिक राशि नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने केमिस्ट्री के अंदर तो पढ़ा है, मतलब हम लोग किसी पदार्थ के लिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भौतिक रूप से अध्ययन कर रहे हैं। अब आता है साहब हमारा कार्बनिक रसायन।
कार्बनिक रसायन का मतलब हो गया कार्बन एवं कार्बन से बने हुए, कार्बन और कार्बन को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, कार्बन। ओके, इसको हम लोग लिख देते हैं सब कार्बन, कि कार्बन या कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन, कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन, यौगिकों का अध्ययन। तो ये किस में आता है साहब हमारा, ये आता है आपका रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा में, कार्बनिक रसायन के अंदर, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम कहते हैं। कार्बन हो सकता है जैसे कि कोयला, कोयला क्या है, एक प्रकार का किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है साहब, अपर रूप कौन है, जो हमारे पास में इसके बेसिकली हम जो पढ़ते आए हैं अभी तक वो है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये तीन अपर रूप कहलाते हैं, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन के अपर रूप कहते हैं। लेकिन कार्बन से बने हुए पदार्थ, तो इनको भी हम किस में लेंगे, इन लोगों को भी हम लोग किस में लेंगे, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन के अपर रूप जो है वो किससे बने हैं, कार्बन से ही तो बने हैं, हीरा भी कार्बन से, ग्रेफाइट भी कार्बन से और फुलरिन भी कार्बन से। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा कि फुलरिन क्या है, कार्बन का अपर रूप, या कार्बन के अपर रूपों में निम्न में से कौन है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब दे दोगे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। इसी प्रकार कार्बन से हमारा ये तो गया साहब ए पार्ट। इसके बाद आता है आपका कि कार्बन से और क्या बनता है, कार्बन से कोयले बनते हैं, कार्बन कोयला। तो जो कोयला होता है हमारे पास में, ये कोयला भी आपका किससे बना, कार्बन से ही बना। तो हमारे जो कार्बन के इनके भी अध्ययन हम किसमें करेंगे, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ आपका कार्बन से कोयला जो बना, ये राख के रूप में भी होता है, ओके, जिसे इसके बाद चारकोल, कोक भी होता है। तो यहाँ कार्बन के जो चार और रूप हैं, इन्हें सामान्य रूप से हम लोग फिर से अलग अलग भागों में देख सकते हैं कि कोयला जिसे हम लोग देखते हैं, जिससे आग जलाई जाती है, उसके बाद जो राख बचती है वो भी क्या एक प्रकार का कार्बन, किसी भी चीज़ की जो राख बचती है वो क्या कहलाती है, कार्बन ही होती है टोटल। चारकोल आपने देखा होगा, कोयले का जो पाउडर होता है बिल्कुल महीन सा पाउडर, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। और कोक जिससे हमारे भट्टियों में आग लगाई जाती है, बड़ा टाइप का कोयला होता है एक प्रकार से, तो ये कोक हो गया। तो यहाँ हमारे पेड़ों से जली हुई जो राख होती है उसके बाद जो बनते हैं वो कोयले, जो जीवाश्म के रूप में हमारे धरती के अंदर गड़े हुए रहते हैं वो कोयले। तो वो सब भी क्या है प्रकार से कार्बन, और उनका अध्ययन भी हम किसमें करते हैं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके, इसके बाद हमारा सी पार्ट जो है कि कार्बन जो है, कार्बन के कोयले जो है, कोयला। तो कोयला जो है यहाँ हम साथ के साथ ही कोयला भी देख लेते हैं कि कोयला जो है हमारे पास ये चार टाइप का होता है। ये होता है पीट, नंबर 1, नंबर 2 होता है आपका लिग्नाइट। इसके बाद जो थर्ड नंबर होता है वो होता है बिटुमनी। और फोर्थ नंबर जो होता है हमारा वो होता है एंथ्रेसाइट। ओके, तो यहाँ हमारे पास में पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रासाइट नाम के 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। वो उनका भी अध्ययन हम करेंगे तो किसमें करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में। लेकिन हम लोग उनको भी यहाँ पढ़ ही लेते हैं कि कोयला जो है हमारे पास 4 प्रकार का होता है। कोयला हमारा 4 प्रकार का, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रासाइट। तो जो पीट है हमारे पास, यहाँ ये जो क्रम लिखा है ना, ये प्योरिटी का क्रम है भाई। किसका क्रम है ये, प्योरिटी का, मतलब इनकी शुद्धता का, ये प्योरिटी का, कि प्योरिटी जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। सबसे जो प्योर कोयला कहलाएगा वो कौन सा होगा, एंथ्रेसाइट। ये जो है ये 90 से 95% तक प्योर होता है। कहाँ से कहाँ तक, 90 से लेकर और 95% तक क्या होता है, ये प्योर होता है, तो एकदम शुद्ध होता है। मतलब इसमें से अगर उष्मा निकलेगी तो सबसे ज़्यादा निकलेगी। हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जो सबसे अच्छा जले वही तो हमारा कोयला सबसे अच्छा कहलाएगा। जिसमें से धुआं निकलेगा वो किस काम का हमारे, तो हमारे को तो क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, आग चाहिए। तो आग चाहिए अगर आपको, तो आग किससे निकलेगी सबसे ज़्यादा, एंथ्रेसाइट से निकलेगी। कितनी निकलेगी, अगर आपने 100 ग्राम जलाया ना तो इसके अंदर से 95 ग्राम जो कोयला होगा वो तो आग के रूप में बदल जाएगा। जो 4 या 5% बचेगा ना बेचारा, वो किस में बदल जाएगा आपका, वो धुएं में बदल जाएगा। लेकिन इससे धुआं बहुत कम निकलता है, इसलिए इसको सबसे प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है। इसके बाद में हमारा आता है बिटुमनी। जो बिटुमनी है इसकी होती है 80% तक की प्योरिटी। कितनी होती है इसकी, 80% तक की। इसके बाद में जो आपके पास लिग्नाइट है इसकी होती है 60% तक की। और जो आपका पीट होता है इसकी होती है 30% से 40% तक की। तो सबसे कम जो प्योर होता है वो कौन सा होता है आपका, पीट नाम का कोयला।
तो आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सर्वोत्तम कोयला किसे कहा जाएगा, तो आप क्या नवा जवाब दे दोगे, एंथ्रासाइट। ओके, आपसे पूछा जाए कि सबसे कम या सबसे ज़्यादा धुआं निकालने वाला जो कोयला है वो कौन सा है, वो है आपका पीट वाला जो कोयला होता है वो क्या होता है, सबसे बेकार कोयला होता है। इसे हम लोग कहाँ यूज़ में लेते हैं, जहाँ मिलते ही नहीं है वहाँ पर, जैसे जीवाश्म से जो निकले, पेड़ों के जलने के बाद जो निकले, तो वो क्या है, अनबर्न्ड लकड़ी होती है, वुड होती है, मतलब वो बहुत कम जली हुई लकड़ी होती है। तो उसके अंदर कुछ पार्ट आपका पानी का बचा रह जाता है, कुछ पार्ट अलग अलग धातुओं का बचा रह जाता है, कुछ पार्ट आपका किसका, नमी का, जो धरती से नमी मिली थी वो उसमें चली जाती है। तो इसके कारण उसमें से आग कम निकलती है लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, तो पीठ जो है वो सबसे कम प्योर माना जाता है। ओके, अब ये तो हो गई साहब बात, इन्हीं तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन का रूप में पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था कोयला जो है आपको पढ़ा दिया कि 4 प्रकार का कोयला है, और ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म का जो है एंथ्रेसाइट है, सबसे कम का पीट है, और ये क्रम चलेगा, पीट सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा बीट लिखना है, बिटुमनी उससे ज़्यादा, और एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा। ओके, लेकिन अब जो चौथी चीज़ आती है वह आती है कार्बन के यौगिक। तो जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके अंदर हमारे सबसे पहले आते हैं हाइड्रोकार्बन। भाई कार्बन प्योर जो कार्बन है उससे तो बने हुए पदार्थ हमने पढ़ ही लिए, लेकिन अब कार्बन के साथ में मिलकर के भी तो यौगिक बनाएंगे, उनको भी तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको भी हमने ले लिया किसके अंदर, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इनको हम अलग से अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आपका हो गया हाइड्रोकार्बन खत्म। इसके बाद आपके डी के बाद आते हैं कार्बन सल्फर कंपाउंड्स, कार्बन सल्फर यौगिक, सल्फर का जो है कंपाउंड, कार्बन के साथ सल्फर की यौगिक, फिर कार्बन के साथ डी के बाद ई के बाद एफ, ये कार्बन के साथ हमारे नाइट्रोजन के यौगिक। तो यहाँ इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग प्रकार के यौगिक हो जाते हैं। तो इनको भी देखो, जहाँ भी आपको कार्बन दिख जाए तो आप क्या नाम ले दोगे कि भाई साहब हम तो क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम इसके अलावा तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन दिख गया। ठीक है, तो ये सब सारे कंपाउंड्स, सारे जितने यौगिक हैं, इनका अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंदर करेंगे, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसे हम कार्बनिक रसायन कह रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात हमारी अकार्बनिक रसायन की। तो भाई अकार्बनिक रसायन के अंदर सीधी से आ गया, जहाँ उपसर्ग आ जाए वहाँ पर सारे काम उल्टे होते हैं, मतलब मान का उल्टा अपमान, ठीक है, धर्मी का उल्टा अधर्मी। तो भाई सब यहाँ कार्बनिक का उल्टा अकार्बनिक, मतलब जो कार्बन नहीं है वो सारे अकार्बनिक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास में ये तो हो गया आपका कार्बनिक, ये हो गया आपका अकार्बनिक। तो जिसमें कार्बन के अलावा जितने भी यौगिकों का अध्ययन करेंगे, अब जितने भी कितने होंगे हमारी आवर्त सारणी में, एक हम आवर्त सारणी पढ़ा करते हैं ना, आवर्त सारणी, उसको पढ़ेंगे हम अगले वाले चैप्टर में। आवर्त सारणी में, किसी भी आवर्त सारणी में कार्बन के अलावा जितने भी यौगिक हम पढ़ते हैं, मतलब आपका सल्फर हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया। अब साहब ये मत बोलना कि सर आपने तो पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजन और कार्बन के साथ सल्फर बोला था। हाँ, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए गए थे। अरे भाई उन लोगों के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ अगर मान लो कार्बन ही नहीं हो लेकिन उनके अलावा सब कुछ हो, जैसे मैं आयरन की बात करूँ, Fe2O3 की बात करूँ, तो आपसे पूछे कि सर ये कि भाई ये किस टाइप का कंपाउंड है, अकार्बनिक है, कार्बनिक है, अभौतिक कंपाउंड है, तो आप क्या बोलोगे, भौतिक यौगिक। किस प्रकार का यौगिक है, तो आप क्या बोलोगे, अरे आप सीधे बोल दोगे कि भाई साहब इसमें तो कार्बन ही नहीं है, तो ये क्या है, एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। इसके बाद आपसे बोला दूसरा कि साहब H2O, हम लोग तो पानी पीते हैं, तो पानी कैसा कंपाउंड है, पानी क्या है, अरे भाई पानी कुछ भी नहीं है, पानी तो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक है। क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन ही नहीं है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से अकार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो आप क्या बता दोगे, जिसमें कार्बन नहीं हो, बस वो वाला यौगिक आपका क्या हो जाएगा, अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। मैंने लिया है एक एग्जाम्पल, अब आपसे पहचानने के लिए दे रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 1 कि मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ P4, इसके बाद आपको ए सेट, इसके बाद आपको बोला NaCl नमक का सूत्र, इसके बाद Na2CO3, ठीक है, इसके बाद आपको बोला NaHCO3, इसके बाद आपको बोला CO2, ठीक है।
फिर हमने बोल दिया साहब जहाँ तक जगह बचे वहाँ तक तो हम लोग लिख लेते हैं इसमें। तो यहाँ हमने बोला अगला वाला यह आपका NaHPO4, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बोल दिया CaCl2, और एक और ले लेते हैं यार एग्जाम्पल, ये हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। देखो सामान्य नाम इनके याद होने चाहिए आप लोगों को। ये ऐसे कंपाउंड है जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक और ले लिया साहब। तो अब आप बताइए मुझे यहाँ पर हम इनको अलग अलग इसमें परिभाषित कीजिए। अब भाई भौतिक रसायन तो इनमें आएगी नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ ताप दाब आकार आकृति घनत्व तो इसकी तो कोई मतलब है नहीं। तो ये बचे हुए जो टाइप हैं अकार्बनिक या कार्बनिक बचा यहाँ पर। तो अकार्बनिक और कार्बनिक में से इनमें से कौन कौन से हैं, तो हम लोग यहाँ इनऑर्गेनिक को तो आई के द्वारा लिखेंगे और ऑर्गेनिक को मैं ओ लगाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, हम P4 लिया साहब। P4 के अंदर कार्बन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, अरे तो सीधे लगाओ, कोई सोचने की बात ही नहीं है। आइए साहब ये इनऑर्गेनिक है। सल्फर एसिड लिखा है, तो एसिड के ऊपर कहीं कार्बन दिख रहा है क्या आपको? इसके पास नहीं दिख रहा है, अरे तो भाई इसको भी क्या लगाओ, आई लगाओ। अगला वाला कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ कहीं कार्बन दिखा क्या? इसको सी को तुम लोग कार्बन मत समझ लेना, कार्बन नहीं होता है ये पूरा, जिसके पीछे भी पहले बड़ी ABCD का वर्ड आ जाए और फिर पीछे छोटा वाला आ जाए, तो ये मत समझ लेना कि वह अकेला वाला कार्बन होगा, नहीं, वो जो बड़े के साथ छोटा आ रहा है ना, ये पूरा एक वर्ड माना जाता है। अगर दो लिखने होते हैं ना तो मैं पूरे दोनों को बड़े लिखता, जैसे मैं यहाँ पर NH लिखूँगा, तो अब ये अलग अलग है, मतलब ये नाइट्रोजन परमाणु है और ये हाइड्रोजन का परमाणु है। लेकिन अगर मैंने N के पीछे छोटा वाला A लगा दिया तो वो पूरा एक ही माना जाएगा। तो यहाँ पे Ca भी क्या है, एक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कैल्शियम जो है आपका इधर कैल्शियम हो गया और ये ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना होता है साहब ये, और चूना क्या है आपका? इनऑर्गेनिक है। तो यहाँ भी कोई डरने वाली बात नहीं है, कार्बन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये भी इनऑर्गेनिक होगी, कार्बनिक है। NaCl इसमें भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो आई लगा दिया। अब आया Na2CO3, तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे O भी बड़ा है, C भी बड़ा है, Na भी बड़ा है, तो यहाँ सब कुछ बड़ा है। इसका मतलब ये सब एक एक परमाणु है और आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कपड़े धोने का सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कपड़े धोने का सोडा। तो यहाँ कार्बन है ना, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? O, ऑर्गेनिक यौगिक हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया ये। अब इसके बाद कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको? बुझा चूना। इनको लिख लिया करो आप, जो मैं यहाँ बोल के लिखूँ तो आप लोग लिख लिया करोगे भाई, ये जो फॉर्मूला है छोटे छोटे हम ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कहीं कार्बन नहीं दिख रहा है, ये ब्रैकेट है, इसको कार्बन मत समझ लेना। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है तो क्या है? बुझा हुआ चूना। तो कहीं पे कार्बन तो दिख नहीं रहा, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। इसके बाद आया साहब हमारा NaHPO4, तो ये दिख तो इसकी तरह रहा था, NaCO3। देखो यहाँ पे NaCO3 की हम बात करें तो Na ये एक हो गया, H हाइड्रोजन, और कार्बन जो है आपका दिख ही रहा है, इसमें कार्बोनेट है, तो ये भी क्या हो गया आपका? ऑर्गेनिक यौगिक। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है इसे, तो ऑर्गेनिक यौगिक। इसके बाद NaHPO4, अब दिख तो ये इसकी तरह रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इसकी तरह दिखा था तो कि अरे यार ये भी तो उसकी तरह ही है, तो ऑर्गेनिक लगा दो। अरे भाई पहले देख लो यार, ये सोडियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, कहीं पे कार्बन आया क्या? नहीं है, तो यह क्या हो गया आपका? इनऑर्गेनिक यौगिक हो गया, ठीक है। अब आता है बात कैल्शियम क्लोराइड। देखो कैल्शियम है और क्लोरीन है, कार्बन है ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया आपका? इनऑर्गेनिक यौगिक। तो ये भाई लोगों देख लो, हमारे हिसाब से यहाँ तीनों टाइप का आपको जो था वो ज्ञान मैंने दे दिया है कि हमारे तीनों तरह के रसायन। अब इनके अंदर हम लोग जो जो हमने छोड़ी ये चीज़ें, हाइड्रोकार्बन, कार्बन सल्फर होगी, कार्बन नाइट्रोजन होगी, इसके बाद में आप लोगों को नामकरण भी बताऊंगा, इनका नाम कैसे करते हैं, तो उनको हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इस वाले को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं पहले पहचान में तो आना चाहिए कि कार्बनिक है अकार्बनिक है, तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा फिर तो आपको पहचान में आ जाए, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझसे पूछेगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों का ज्ञान और भी बढ़े।